जब हम किसी प्रतिरोधक यानी कि रेजिस्टर से धारा प्रवाहित करवाते हैं, तब आपने यह ध्यान दिया होगा कि यह प्रतिरोधक गर्म हो जाता है। और यहां तक कि अगर हम प्रतिरोधक से बहुत अधिक धारा प्रवाहित करवा रहे हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि प्रतिरोधक को छूने से आपका हाथ जल जाए। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना होगा। तो हम यह स्पष्ट करने वाले हैं कि किसी प्रतिरोधक में से धारा प्रवाहित करवाने पर वह गर्म क्यों हो जाता है, और अवधारणा रूप में हम यह देखेंगे कि क्या यह ज्ञात करने की कोई विधि है कि प्रतिरोधक से धारा प्रवाहित करवाने पर वह कितना गर्म हो जाता है, अगर एक निश्चित समय अंतराल की बात की जा रही है। तो मैं आपको बता दूं कि इसके लिए एक विधि होती है और हम इस वीडियो में उसकी व्युत्पत्ति करने वाले हैं। लेकिन यह करने से पहले हम अवधारणा रूप में यह समझने की कोशिश करेंगे कि जब एक प्रतिरोधक में से धारा प्रवाहित की जाती है तो वह आखिरकार गर्म क्यों हो जाता है, और हम यह समझने के लिए इस धारा का यहाँ पर उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसे जिस तरह से बनाया है, मेरे पास यहाँ पर ये धनावेश हैं। ध्यान दीजिए, धनावेश वैसे किसी तार में गति नहीं करते हैं, लेकिन भौतिकविद हमेशा ये मान लेते हैं कि यहाँ पर धनावेशों की गति हो रही है, क्योंकि अगर धनावेश किसी तार में एक दिशा में गति कर रहे हैं तो इसका मतलब यह होगा कि ऋणावेश उसी तार में धनावेशों की गति की विपरीत दिशा में गति कर रहे हैं। तो हालांकि यहाँ पर तकनीकी रूप से यह कहना गलत है कि धनावेशों की गति हो रही है, लेकिन अगर हम यह मान लेते हैं तो हमें ऋणात्मक चिन्हों की बात नहीं करनी पड़ेगी और हमारा काम आसान हो जाएगा। और धनावेशों की गति के बारे में बात करना एक तरह से ऋणावेशों की गति के बारे में बात करने के समतुल्य ही है। तो हमारे काम को आसान बनाए रखने के लिए हम यह मान सकते हैं। लेकिन आपको यह तो हमेशा पता होना ही चाहिए कि असल में तो यहाँ पर ऋणावेशों की गति ही हो रही है, धनावेश गति नहीं करते हैं। तो अब जरा सोचिए कि अगर हम यह मान लेते हैं कि यहाँ पर धनावेश गति कर रहे हैं, तो इस प्रतिरोधक में से प्रवाहित होने वाले धनावेशों के कारण आखिरकार यह प्रतिरोधक गर्म क्यों हो रहा है। चलिए इसका कारण जान लेते हैं। हम जानते हैं कि जब एक प्रतिरोधक में से धारा प्रवाहित की जाती है तो प्रतिरोधक के सिरों पर एक वोल्टा यानी कि वोल्टेज आ जाती है। इसे दूसरे शब्दों में कुछ ऐसे कह सकते हैं कि इस बिंदु और इस बिंदु के बीच में यहाँ पर वैद्युत विभव अर्थात इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल में अंतर है, यानी इस प्रतिरोधक के सिरों पर यह वोल्टा है। हम इसे तकनीकी रूप से डेल्टा वी कह सकते हैं क्योंकि यह वैद्युत विभव में अंतर है। दूसरे शब्दों में इसे कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि प्रतिरोधक के पहले पक्ष में यहाँ पर यह जो V है अर्थात वैद्युत विभव है, इसका मान इस प्रतिरोधक के दूसरे पक्ष में यहाँ पर वैद्युत विभव जो आने वाला है इससे अलग होगा। अब आखिरकार इसका महत्व क्या होता है? तो देखिए, यह जो अंतिम पक्ष है जहां पर आवेश आ रहे हैं, इसका जो वैद्युत विभव है वह निम्न होता है यानी कि कम होता है, और इस प्रारंभिक पक्ष का जो वैद्युत विभव है वह उच्च होता है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये जो धनावेश हैं ये उच्च विभव क्षेत्र से निम्न विभव क्षेत्र की ओर गति कर रहे हैं। अब इसका मतलब है कि यहाँ पर इनकी स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी में परिवर्तन होगा। तो यहाँ पर इन आवेशों के पास वैद्युत स्थितिज ऊर्जा यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है। तो अगर ये आवेश उच्च वैद्युत विभव वाले क्षेत्र से निम्न वैद्युत विभव वाले क्षेत्र की ओर गति कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इनकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा शुरुआत में तो ज्यादा थी और उसके बाद यह वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कम हो जाती है जैसे जैसे हम निम्न वैद्युत विभव वाले क्षेत्र की ओर आते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इनकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा लगातार घट रही है। और अगर आप इससे थोड़ी सी उलझन में पड़ रहे हैं तो आप हमेशा वैद्युत विभव की परिभाषा याद रखिए। हम जानते हैं कि वैद्युत विभव वैद्युत स्थितिज ऊर्जा प्रति आवेश के बराबर होता है। चलिए संख्या रूप में एक उदाहरण ले लेते हैं ताकि आप इसे देखकर असमंजस में ना पड़े। मान लेते हैं कि यहाँ पर यह V2 2 जूल प्रति कूलाम के बराबर है। तो इसका मतलब है कि इस बिंदु V2 के लिए प्रत्येक कूलाम आवेश हेतु यहाँ पर जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है वह 2 जूल के बराबर है। और अब अगर यह कल्पना की जाए कि V1 के लिए यहाँ पर उच्च वैद्युत विभव है, जैसे कि उदाहरण रूप में हम 6 जूल प्रति कूलाम मान लेते हैं, तो इसका मतलब होगा कि इस V1 के लिए प्रत्येक कूलाम आवेश हेतु यहाँ पर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा 6 जूल के बराबर आने वाली है। तो जैसे जैसे ये आवेश इस प्रतिरोधक से प्रवाहित होंगे, यहाँ पर जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है वह घटने लग जाएगी। तो ऐसा होने से अब एक सीधा सा सवाल बनता है कि वह ऊर्जा आखिरकार कहां पर जा रही है। अगर इन आवेशों की वजह से यहाँ पर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा घट रही है तो आखिरकार वह ऊर्जा जा कहां पर रही है। तो इस संबंध में मेरा पहला अनुमान तो यह है कि इसकी वजह से इसकी गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं अगर हमारे पास यहाँ पर जमीन है और जमीन पर हम एक बॉल इस तरह से गिरा रहे हैं, तो हम जानते हैं कि इसकी स्थितिज ऊर्जा या और बेहतर तरीके से कहें तो इसकी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा यानी कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाती है। और इसकी वजह से इस बॉल की या इस गेंद की जो काइनेटिक एनर्जी है यानी कि गतिज ऊर्जा है वह बढ़ जाती है, यानी कि यह तेजी से नीचे गिरती है। तो यह कहा जा सकता है कि वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में कमी के कारण वस्तु की गतिज ऊर्जा यहाँ पर बढ़ जाती है। तो शायद यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। ये आवेश अपनी स्थितिज ऊर्जा में कमी के कारण बहुत तेजी से गति करते हैं, लेकिन ऐसा होना यहाँ पर संभव नहीं है
क्योंकि हम जानते हैं कि प्रतिरोधक के एक सिरे पर जो धारा होती है वही समान धारा प्रतिरोधक के दूसरे सिरे पर भी होती है। लेकिन यहाँ पर इन आवेशों की गति में तेजी नहीं आती है। अवश्य रूप से यहाँ पर इन आवेशों की स्थितिज ऊर्जा में कमी तो हो रही है, लेकिन यहाँ पर ये तेज नहीं होते हैं। हमें यहाँ पर थोड़ी सामान्य समझ का उपयोग करना होगा। देखिए, हमें आदत है कि जब भी किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में कमी हो रही होती है तो हम यह समझते हैं कि उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, इन आवेशों की स्थितिज ऊर्जा में तो कमी हो रही है, लेकिन ये तेज नहीं हो रहे हैं, गतिज ऊर्जा में वृद्धि नहीं हो रही है, बल्कि इसके बजाय यहाँ पर ये इस प्रतिरोधक को गर्म कर देते हैं। तो जब ये आवेश इस प्रतिरोधक में से इस तरह से प्रवाहित हो रहे होते हैं तो यहाँ पर ये आवेश इस प्रतिरोधक की जालक संरचना में इसके परमाणुओं और अणुओं से टकराते हैं। हम जानते हैं कि यह प्रतिरोधक असल में परमाणुओं और अणुओं से मिलकर ही बना होता है। तो जब ये आवेश इसमें से इस तरह से प्रवाहित हो रहे होते हैं, और एक बार आपको पुनः बता दूं कि यहाँ पर असल में जो प्रवाह है वह तो इलेक्ट्रॉनों का विपरीत दिशा से हो रहा है, लेकिन वह समान विचार ही है। हम यह मान रहे हैं कि आवेश यहाँ पर इस तरह से प्रवाहित हो रहे हैं, तो यहाँ पर ये इस प्रतिरोधक के परमाणुओं और अणुओं से टकराते हैं और ऊर्जा का स्थानांतरण यहाँ पर हो जाता है। और जब ये आवेश ये सब करने के बाद इस प्रतिरोधक में से इस तरह से गुजर जाते हैं तो यहाँ पर असल में क्या होता है, ये इस प्रतिरोधक को गर्म कर देते हैं पहले की तुलना में। यानी अब इस प्रतिरोधक का तापमान बढ़ जाता है। अब इसकी वजह से पहले की तुलना में यहाँ पर ये जो परमाणु हैं ये इस तरह से गति करने लगते हैं। तो ये ऊपर नीचे दाएं बाएं इस तरह से गति कर रहे हैं, और इसके कारण क्या होता है, यहाँ पर इनकी ऊर्जा बढ़ जाती है, और ऊर्जा बढ़ जाने के कारण इस प्रतिरोधक का तापमान भी बढ़ जाता है। तो ये आवेश सारी ऊर्जा को अपने पास रखने की बजाय जब इस प्रतिरोधक में से प्रवाहित हो रहे होते हैं तो अपनी ऊर्जा को इस प्रतिरोधक में फैला देते हैं, और ये अपनी ऊर्जा को ऊष्मा के रूप में यहाँ पर फैलाते हैं, या इसे हम ऊष्मीय ऊर्जा यानी कि थर्मल एनर्जी भी कह सकते हैं। ध्यान दीजिए, इन आवेशों की गतिज ऊर्जा तो वही है जो शुरुआत में इनकी गतिज ऊर्जा थी। तो यहाँ पर इनकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा में जो परिवर्तन हुआ है वह इस प्रतिरोधक की ऊष्मीय ऊर्जा में वृद्धि के संगत है। अब जरा सोचिए कि क्या हम यहाँ पर इस ऊष्मीय ऊर्जा की गणना कर सकते हैं कि आखिरकार यह क्या आने वाली है। अब जरा सोचिए कि क्या यहाँ पर कोई ऐसा तरीका है जिससे हम किसी निश्चित समय अंतराल में इस प्रतिरोधक द्वारा ग्रहण की गई ऊष्मीय ऊर्जा का पता लगा सकते हैं। तो मैं कहूंगा कि बिल्कुल यहाँ पर एक तरीका है। इसके लिए हमें शक्ति यानी कि पावर को परिभाषित करना होगा। अब हम जानते हैं कि शक्ति को हम कार्य बट्टा समय के रूप में परिभाषित करते हैं, और कार्य को हम किस तरह से परिभाषित करते हैं, कार्य होता है ऊर्जा में परिवर्तन या स्थानांतरित ऊर्जा। तो इस स्थिति में हम शक्ति को परिभाषित कर सकते हैं इस प्रतिरोधक द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा बट्टा समय। तो यह सूत्र हमें बता रहा है कि ये आवेश किसी निश्चित समय अंतराल में इस प्रतिरोधक में कितनी ऊर्जा स्थानांतरित कर रहे हैं, और इस प्रतिरोधक के द्वारा प्राप्त की गई यह जो ऊर्जा है यह इन आवेशों की स्थितिज ऊर्जा में कमी के कारण आ रही है। तो यहाँ पर इन आवेशों की स्थितिज ऊर्जा में कमी हो रही है, या कह सकते हैं कि इनकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा में कमी हो रही है। तो यहाँ पर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में रूपांतरित हो रही है, या ऐसे कह सकते हैं कि इस प्रतिरोधक द्वारा प्राप्त की गई यह जो ऊष्मीय ऊर्जा है यह इन आवेशों के द्वारा त्यागी गई वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के बराबर है। अब इसकी मदद से हम शक्ति को वापस से लिख सकते हैं। यहाँ पर शक्ति आ जाएगी इन आवेशों की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन बटा समय। अब मैं शक्ति को यहाँ पर नीचे लिख रहा हूँ, तो शक्ति बराबर देखिए, यहाँ पर हम इनकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए, हम जानते हैं कि हम वैद्युत विभव को स्थितिज ऊर्जा प्रति आवेश के रूप में परिभाषित करते हैं। तो इसकी मदद से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर यह जो स्थितिज ऊर्जा है यह आवेश गुणा वैद्युत विभव आ जाएगी। अब इससे अगर हम डेल्टा यू लिखना चाहते हैं तो डेल्टा यू आ जाएगा U2 माइनस U1, और यहाँ से हमें U के मान मिल जाएंगे। तो देखिए, U2 अगर हम लिखना चाहते हैं तो इसके लिए पहले आवेश गुणा में यहाँ पर जो वैद्युत विभव है वह V2 है, माइनस अब U1 के लिए जो आवेश है वह Q ही रहेगा, क्योंकि इस प्रतिरोधक में जितना आवेश प्रवेश कर रहा है उतना ही आवेश बाहर भी निकल रहा है। तो यहाँ पर आवेश तो समान ही रहेगा, और U1 के लिए जो वैद्युत विभव है वह V1 आ जाएगा। तो यह तो हमारे डेल्टा U का मान हमारे पास आ गया है। अब हम चाहें तो यहाँ से इस उभयनिष्ठ गुणनखंड Q को बाहर निकाल सकते हैं। तो अगर हम शक्ति लिखना चाहते हैं तो वह आ जाएगी, अगर हम उभयनिष्ठ गुणनखंड Q ले लेते हैं तो Q गुणा V2 माइनस V1, और यहाँ पर हम मान रख रहे थे तो शक्ति के लिए हमें T से भाग लगाना होगा, तो यहाँ पर बट्टा T आ जाएगा। अब जरा सोचिए कि यह V2 माइनस V1 क्या है। तो अगर आप ध्यान देंगे तो यह V2 माइनस V1 इस प्रतिरोधक के सिरों पर वोल्टता है, यानी कि V2 माइनस V1 असल में इस डेल्टा V के बराबर है। अब हम शक्ति को वापस से लिख सकते हैं आवेश गुणा प्रतिरोधक के सिरों पर वोल्टता यानी कि डेल्टा V बट्टा इस आवेश को इस प्रतिरोधक से प्रवाहित होने में जो समय लगा है यानी कि T। अब यहाँ पर एक जादुई चीज होने वाली है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर हम इस आवेश बट्टा समय को अलग कर लेते हैं तो हम जानते हैं कि प्रतिरोधक में से प्रवाहित होने वाला आवेश बट्टा उस आवेश को प्रवाहित होने में जो समय लगा है यह किसके बराबर आएगा, आवेश बट्टा समय हम जानते हैं विद्युत धारा के बराबर होता है।
तो चलिए हम इसे अलग करके लिख लेते हैं। तो शक्ति बराबर Q बट्टा T को हमने अलग कर लिया है गुणा प्रतिरोधक के सिरों पर वोल्टता। और हम जानते हैं कि Q बट्टा T यहाँ पर धारा यानी कि करंट के बराबर आने वाला है। तो शक्ति बराबर हम लिख सकते हैं यहाँ पर इस प्रतिरोधक में प्रवाहित होने वाली धारा गुणा प्रतिरोधक के सिरों पर वोल्टता। तो वैद्युत शक्ति के लिए यह हमारा सूत्र होता है और इस सूत्र के उपयोग से हम पता कर सकते हैं कि किसी निश्चित समय अंतराल में किसी प्रतिरोधक में कितनी जूल ऊष्मीय ऊर्जा बन रही होती है। और इस शक्ति के लिए मात्रक होता है जूल प्रति सेकंड, या इसे हम वॉट भी कह सकते हैं, क्योंकि असल में यह शक्ति हमें यही बता रही है कि एक सेकंड में यहाँ पर कितनी ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। अब अगर शक्ति का मान 20 वॉट है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर एक सेकंड में 20 जूल ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। तो यह सूत्र बहुत ही उपयोगी है। इस सूत्र से हमें यह पता चल जाता है कि हमारा विद्युत उपकरण कितनी ऊर्जा को वैद्युत स्थितिज ऊर्जा से हमारी मनचाही ऊर्जा में रूपांतरित कर रहा है। और हमारी मनचाही ऊर्जा हो सकती है जैसे कि ऊष्मीय ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, प्रकाशीय ऊर्जा या और कोई भी दूसरी ऊर्जा हो सकती है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमने इस ऊर्जा की कल्पना कभी भी ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में नहीं की। हमने इसे बस ई माना और बाद में यह कहा कि यह जो भी ऊर्जा होगी यह इन आवेशों की विद्युत स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के कारण ही आने वाली है। और यह चीज हमेशा सत्य होती है। यहाँ पर हमेशा यह विद्युत स्थितिज ऊर्जा ही दूसरी ऊर्जा में रूपांतरित हो रही होती है। और वह दूसरी ऊर्जा देखिए ऊष्मीय भी हो सकती है, ध्वनि भी हो सकती है और प्रकाशीय ऊर्जा भी हो सकती है। इसका मतलब है कि यह केवल प्रतिरोधकों के लिए ही कार्य नहीं करता है, यह उन सभी विद्युत अवयवों के लिए कार्य करेगा जो कि विद्युत स्थितिज ऊर्जा को अन्य किन्हीं ऊर्जाओं में रूपांतरित कर देते हैं। अब यह तो शक्ति को प्रदर्शित करने का एक रूप हो गया है। हो सकता है कि आपको शक्ति के लिए एक दूसरा रूप भी दिखाई दे। आइए अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो हम इस सूत्र को यहाँ पर इस तरह से लिख लेते हैं। और देखिए, ओम के नियम से हम जानते हैं कि जो डेल्टा वी है वह आई गुणा आर के बराबर होता है। तो अगर ये दोनों सूत्र सत्य हैं तो हम यहाँ से डेल्टा वी बराबर आई आर उठाकर यहाँ पर रख सकते हैं। तो देखिए, शक्ति के लिए वैकल्पिक रूप आ गया है P बराबर आई स्क्वायर आर। ध्यान दीजिए, वैद्युत शक्ति के लिए जो यह सूत्र है यह तब उपयोगी सिद्ध हो सकता है जब हमें धारा और प्रतिरोध ये दोनों तो पता हो लेकिन वोल्टता पता ना हो। अब शक्ति के लिए एक और वैकल्पिक रूप आ सकता है। देखिए, ओम के नियम से अगर हम यहाँ पर धारा लिखना चाहें तो I बराबर हमें डेल्टा वी बट्टा आर मिलेगा। और अगर हम I का मान यहाँ पर प्रतिस्थापित कर देते हैं शक्ति के इस सूत्र में, तो देखिए अब शक्ति बराबर हमें मिलेगा I के स्थान पर डेल्टा वी बट्टा आर और गुणा डेल्टा वी। तो इससे देखिए शक्ति का जो वैकल्पिक रूप है वह हमें मिलेगा डेल्टा वी का स्क्वायर यानी प्रतिरोधक के सिरों पर वोल्टता का वर्ग बट्टा प्रतिरोध। और यह सूत्र तब उपयोगी हो सकता है जब हमें यहाँ पर धारा पता ना हो लेकिन वोल्टता और प्रतिरोध ये दोनों पता हो। तो जिस हिसाब से हमें सवाल में चीजें दी गई होंगी उन्हें ध्यान में रखकर हम इन तीनों सूत्रों में से किसी भी सूत्र का उपयोग कर सकते हैं। आपको बता दूं कि ये तीनों सूत्र ही एक दूसरे के समतुल्य हैं और इन तीनों ही सूत्रों से हमें वैद्युत शक्ति का एकदम सही मान मिलने वाला है। अब अगर मैं एक बार सारी चीजों को पुनः दोहराना चाहूं तो देखिए, जब किसी प्रतिरोधक से धारा प्रवाहित की जाती है तो यह प्रतिरोधक वैद्युत स्थितिज ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है। और अगर हम यह ज्ञात करना चाहते हैं कि प्रति सेकंड कितनी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा रूपांतरित हो रही है तो उसके लिए यहाँ पर 3 सूत्र है। एक तो है धारा गुणा वोल्टता, दूसरा है धारा का स्क्वायर गुणा प्रतिरोध, तीसरा सूत्र कहता है वोल्टता का स्क्वायर बट्टा प्रतिरोध।